हेलो गाइस, वेलकम टू अवर परचम आईएएस। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एनसीईआरटी क्लास 8th साइंस चैप्टर 10। जो हमारा चैप्टर 10 है वो क्या है, किशोर अवस्था की ओर। अब हम देखेंगे किशोर अवस्था की ओर क्या होता है। पिछले अध्याय में आपने पढ़ा है कि जंतु किस प्रकार जनन करते हैं। मानव एवं बहुत से अन्य जंतु एक निश्चित आयु तक पहुँचने के बाद ही जनन कर सकते हैं। मानव किसी निश्चित आयु के बाद ही क्यों जनन कर सकते हैं। इस अध्याय में आप मानव के शरीर में होने वाले उन परिवर्तनों के विषय में पढ़ेंगे जिनके उपरांत वह जनन हेतु सक्षम हो पाते हैं। अध्याय 9 में आपने मानव जनन अंगों के विषय में पढ़ चुके हैं। इस अध्याय में हम उन हार्मोनों के विषय में चर्चा करेंगे जो शिशु बच्चे में होने वाले उन परिवर्तनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं जिनके कारण बच्चा बड़ा होकर वयस्क हो जाता है। जैसा कि हम देखते हैं, किशोर अवस्था एवं यौवन आरंभ। बूझो अपना 12वां जन्मदिन मना रहा था। मित्रों के चले जाने के पश्चात बूझो और पहेली अपने माता पिता के साथ बातें करने लगे। पहेली एक कन्या विद्यालय में पढ़ती, वह हंसने लगी। उसने टिप्पणी की कि बूझो के कई मित्रों जिनसे वह हर एक साल बाद मिली थी की लंबाई एकाएक कितनी बढ़ गई है। उनमें से कुछ तो मूछें आने से जोकर कार्टून नजर आ रहे थे। उनकी माँ ने समझाया कि लड़के बड़े हो गए। वृद्धि जन्म के समय से ही होने लगती है, परंतु 10 या 11 वर्ष की आयु के बाद वृद्धि में एकाएक तीव्रता आती है और वृद्धि साफ दिखाई देने लगती है। शरीर में होने वाले परिवर्तन वृद्धि प्रक्रिया का एक भाग है। यह इस बात का संकेत है कि अब आप बच्चे नहीं रहे तथा युवा अवस्था में कदम रख रहे हैं। शरीर में होने वाले परिवर्तन की अवधि कब तक रहती है। जीवन का एक ऐसा अजीब काल है कि इसमें आप ना तो बच्चे रहते और ना ही बड़े। मैं जिज्ञासा में हूँ कि क्या बाल्यकाल एवं युवावस्था के मध्य की इस अवधि को कोई विशेष नाम है। वृद्धि एक प्राकृतिक प्रक्रम है। जीवन काल की वह अवधि जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिसके परिणाम स्वरूप जनन परिपक्वता आती है, किशोर अवस्था कहलाती है। किशोर अवस्था लगभग 11 वर्ष की आयु से प्रारंभ होकर 18 या 19 की आयु तक रहती है। यह अवधि क्योंकि अंग्रेजी में इसे टीन्स या 13, 18 या 19 वर्ष की आयु तक होती है। किशोर अवस्था को जीनेजर्स भी कहा जाता है। लड़कियों में यह अवस्था लड़कों की अपेक्षा 1 या 2 वर्ष पूर्व प्रारंभ हो जाती है। किशोर अवस्था की ओर व्यक्तियों में भिन्न भिन्न होती है। जो इसकी अवधि होती है किशोर अवस्था की, सभी व्यक्तियों में अलग अलग होती है। किशोर अवस्था के दौरान मनुष्य के शरीर में अनेक परिवर्तन आते हैं। यह परिवर्तन यौवन आरंभ का संकेत है। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन है लड़के एवं लड़कियों की जनन क्षमता का विकास। किशोर की जनन परिपक्वता के साथ यौवन आरंभ समाप्त हो जाता है। पहेली और बूझो को एहसास होता है कि लंबाई में एकाएक वृद्धि, लड़कों में हल्की दाढ़ी मूंछों का आना किशोर अवस्था के लक्षण है। वे यौवन आरंभ होने वाले अन्य परिवर्तनों के विषय में जानना चाहते हैं। यौवन आरंभ होने वाले परिवर्तन जैसे कि लंबाई में वृद्धि। लंबाई में एकाएक वृद्धि यौवन आरंभ के दौरान होने वाला सबसे अधिक दृष्टिगोचर परिवर्तन है। इस समय शरीर की लंबाई अस्थियों की अर्थात हाथ एवं पैरों की अस्थियों की हड्डियां लंबाई में वृद्धि होती और व्यक्ति लंबा हो जाता है। क्रियाकलाप 10.1 निम्न चार्ट में लड़के और लड़कियों की आयु के साथ लंबाई में वृद्धि की औसत दर को दर्शाया गया है। कॉलम 2 और 3 में किसी व्यक्ति की लंबाई को प्रतिशत में दर्शाया गया है जो किसी आयु पर पहुंचने पर होती है। आयु को कॉलम 1 में दर्शाया गया है। उदाहरण 11 वर्ष की आयु तक एक लड़का अपनी पूर्ण लंबाई 81% लक्ष्य प्राप्त करता है, जबकि एक लड़की अपनी पूर्ण लंबाई की 88% तक पहुंच जाती है। यह आंकड़े प्रतिनिधित्व मात्र है जो व्यक्तियों में भिन्न हो सकते हैं। अपने मित्रों के लिए सारणी का प्रयोग करके उनकी पूर्ण लंबाई का अनुमान लगाइए। पता कीजिए कि आपकी कक्षा में कौन सबसे लंबा है और कौन सबसे बौना है। आयु वर्षों में आयु लंबाई का परसेंट लड़के और लड़कियों में। 8 वर्ष की आयु में कितना रहता है 72% और लड़कियों में रहता है 77%। 9 वर्ष की आयु में लड़कों में रहता है 75% और लड़कियों में रहता है 81%। 10 वर्ष की आयु में रहता है 78% और लड़कियों में रहता है 84%। जो हमारी 11 की रहती है उसमें क्या रहता है 81 और यहाँ पर क्या रहता है 88। 12 वर्ष में 84 और 91। 13 में 88 और 95। 14 में 92 और 98। 15 में 95 और 99। 16 में 98 99.5%। 17 में इस लड़कों में रहती है 99% और लड़कियों की हो जाती है 100%। 18 में रहती है 100% और लड़कियों में भी 100%। पूर्ण लंबाई के लिए गणना सेंटीमीटर में। वर्तमान लंबाई सेंटीमीटर। वर्तमान आयु में पूर्ण लंबाई का
100% इंटू 100। उदाहरण के लिए एक लड़का जिसकी आयु 9 वर्ष है तथा उसकी लंबाई 120 सेंटीमीटर है, वृद्धि काल की समाप्ति पर उसकी अनुमानित लंबाई होगी कितनी होगी? 160 सेंटीमीटर। क्रियाकलाप 10.2 क्रियाकलाप 10.1 में दिए गए आंकड़ों का उपयोग करके एक ग्राफ बनाइए। आयु को x पर तथा लंबाई की वृद्धि का प्रतिशत y अक्ष पर लीजिए। अपनी आयु को ग्राफ पर विशिष्ट रूप से चिन्हित कीजिए। आप लंबाई के जिस प्रतिशत को प्राप्त कर चुके हैं उसका पता लगाइए। आप अंततः जिस लंबाई को प्राप्त कर सकेंगे उसका परिकलन कीजिए। आप अपने ग्राफ की तुलना से निम्न ग्राफ से कीजिए। जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, क्या यहाँ पर प्रतिशत है पूर्ण लंबाई का और ये आयु है। आयु के साथ लंबाई बढ़ती रहती है और उसका प्रतिशत भी बढ़ता रहता है। प्रारंभ में लड़कों की अपेक्षा अधिक तीव्रता से बढ़ती है, परंतु लगभग 18 वर्ष की आयु तक दोनों अपनी अधिकतम लंबाई प्राप्त कर लेते हैं। अलग अलग व्यक्तियों की लंबाई में वृद्धि की दर भी भिन्न भिन्न होती है। कुछ यौवन आरंभ में तीव्र गति से बढ़ते हैं तथा बाद में यह गति धीमी हो जाती है, जबकि कुछ धीरे धीरे वृद्धि करते हैं। मैं चिंतित हूँ, यद्यपि लंबी हो गई हूँ, परंतु शरीर की तुलना में मेरा चेहरा छोटा है। पहली को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। शरीर के सभी अंग समान दर से वृद्धि नहीं करते। कभी कभी किशोर के हाथ अथवा पैर शरीर के अन्य अंगों की अपेक्षा बड़े दिखाई देते हैं, परंतु शीघ्र ही दूसरे भाग में वृद्धि कर शारीरिक अनुपात को संतुलित कर देते हैं। फलतः शरीर सुडौल हो जाता है। आपने ध्यान दिया होगा कि किसी व्यक्ति की लंबाई उसके परिवार के किसी न किसी सदस्य के लगभग समान होती है। इसका कारण यह है कि लंबाई माता पिता से प्राप्त जीन पर निर्भर करती है, परंतु वृद्धि के इन वर्षों में उचित प्रकार का संतुलित आहार आवश्यक है। अस्थियों, पेशियों एवं शरीर के अन्य भागों को सही ढंग से वृद्धि करने हेतु पर्याप्त पोषण करने में सहायता करता है। आप किशोर की पोषक आवश्यकताओं के विषय में इस अध्याय में आगे पढ़ेंगे। शारीरिक आकृति में परिवर्तन। क्या आपने ध्यान दिया है कि आपकी कक्षा के छात्रों के कंधे एवं सीने निचली कक्षा के छात्रों की अपेक्षा अधिक चौड़े होते हैं? इसका कारण यह है कि वे यौवन आरंभ में प्रवेश कर चुके हैं। जब वृद्धि के कारण कंधे फैलकर चौड़े हो जाते हैं, लड़कियों के कमर का निचला भाग चौड़ा हो जाता है। वृद्धि के कारण लड़कों में शारीरिक पेशियां लड़कियों की अपेक्षा सुस्पष्ट एवं गठी दिखाई देती है। अंततः किशोर अवस्था के दौरान लड़कों एवं लड़कियों में होने वाले परिवर्तन अलग अलग होते हैं। स्वर में परिवर्तन। क्या आपने ध्यान दिया है कि कभी कभी आपकी कक्षा में कुछ लड़कों की आवाज फटने लगती है? यौवन आरंभ में स्वर यंत्र अथवा लेरिनक्स में वृद्धि प्रारंभ होती है। लड़कों का स्वर यंत्र विकसित होकर अपेक्षाकृत बड़ा हो जाता है। लड़कों में बढ़ता हुआ स्वर यंत्र गले के समान की ओर सुस्पष्ट उभरे भाग के रूप में दिखाई देता है, जिसे एडमस एप्पल कंठमणि कहते हैं। लड़कियों में स्वर यंत्र अपेक्षाकृत छोटा होता है, अतः बाहर से सामान्यतः दिखाई नहीं देता। सामान्यतः लड़कियों का स्वर उच्च आवरण वाला होता है, जबकि लड़कों का स्वर गहरा होता है। किशोर लड़कों में कभी कभी स्वर यंत्र की पेशियों में अनियंत्रित वृद्धि हो जाती है और आवाज फटने या भराने लगती है। यह स्थिति कुछ दिनों अथवा कुछ सप्ताह तक बनी रह सकती है, जिसके बाद स्वर सामान्य हो जाता है। जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, एडमस एप्पल, ये हमको दिखाई दे रहा है किशोर लड़के का स्वर यंत्र या फिर एडमस एप्पल, जो कि कैसा दिखाई दे रहा है, हमको उभरा हुआ दिखाई दे रहा है। मैंने अनेक सहपाठियों की फटी हुई आवाज है। अब मैं जान गया हूं कि ऐसा क्यों है। स्वेद या तेल ग्रंथियों की क्रियाशीलता में वृद्धि। किशोर अवस्था में स्वेद एवं तेल ग्रंथियों का स्त्राव बढ़ जाता है। इन ग्रंथियों की अधिक क्रियाशीलता के कारण कुछ स्वेद ग्रंथि, तेल ग्रंथि तथा लाल ग्रंथि जैसी कुछ ग्रंथियां अपने स्त्राव वाहियों द्वारा स्त्रावित करती है। अंततः स्त्रावी ग्रंथियां हार्मोनों को सीधे रुधिर प्रवाह में निर्मोचित करती है, इसलिए इन्हें नलिका विहीन ग्रंथियां भी कहते हैं। व्यक्तियों के चेहरे पर फुंसियों और मुहासे आदि हो जाते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर देखते हैं, जनन अंगों का विकास। अब हम देखेंगे जनन अंगों का विकास। पिछले अध्याय में आपने चित्र 9.1 और 9.3 में दर्शाए गए मानव जनन अंगों का पुनर्अवलोकन कीजिए। यौवन आरंभ होने पर नर जनन अंग जैसे कि वृषण एवं शीशन पूर्णतः विकसित हो जाते हैं। वृषण से शुक्राणुओं का उत्पादन भी प्रारंभ हो जाता है। लड़कियों में अंडाशय साइज में वृद्धि हो जाती है अतः अंड परिपक्व होने लगते हैं। अंडाशय से अंडाणुओं का निर्मोचन भी प्रारंभ हो जाता है। मानसिक, बौद्धिक एवं संवेदनात्मक परिपक्वता
परिपक्वता प्राप्त होना। किशोर अवस्था व्यक्ति के सोचने के ढंग में परिवर्तन की अवधि भी है। पहले की अपेक्षा किशोर अधिक स्वतंत्र एवं अपने प्रति अधिक सचेत होता है। उनमें बौद्धिक विकास भी होता है तथा वे सोचने विचारने में काफी समय लेते हैं। वास्तव में किसी व्यक्ति के जीवन में यह वह समय है जब उसके मस्तिष्क की सीखने की क्षमता सर्वाधिक होती है। कभी कभी यद्यपि किशोर शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तनों के प्रति अपने आप को ढालने हेतु प्रयास करता है, वह स्वयं को असुरक्षित महसूस करता है, परंतु किशोर होने के नाते आपको समझना चाहिए कि असुरक्षित महसूस करने का कोई कारण नहीं है। यह परिवर्तन प्राकृतिक है जो शारीरिक वृद्धि के कारण उत्पन्न हो रहे हैं। गौण लैंगिक लक्षण। आप अध्याय 9 में पढ़ चुके हैं कि वृषण एवं अंडाशय जनन अंग ही वे युग्मक अर्थात शुक्राणु एवं अंडाणु उत्पन्न करते। युवा अवस्था में लड़कियों में स्तनों का विकास होने लगता है तथा लड़कों के चेहरे पर बाल उगने लगते हैं अर्थात दाढ़ी मूंछ आने लगती है। ये लक्षण क्योंकि लड़कियों लड़कों से पहचानने में सहायता करते हैं अतः इन्हें गौण लैंगिक लक्षण कहते हैं। लड़कों के सीने पर भी बाल आ जाते हैं। लड़कों एवं लड़कियों दोनों में ही बगल एवं जांघ के ऊपरी भाग अथवा प्यूबिक क्षेत्र में भी बाल आ जाते हैं। बूझो और पहेली दोनों ही जानना चाहते हैं कि यौवन आरंभ होने वाले इन परिवर्तनों का प्रारंभ कौन करता है। किशोर अवस्था में होने वाले परिवर्तन हार्मोन द्वारा नियंत्रित होते हैं। हार्मोन रासायनिक पदार्थ या अंतःस्रावी ग्रंथियों अतः अंतःस्रावी तंत्र द्वारा स्रावित किए जाते हैं। यौवन आरंभ के साथ ही वृषण पुरुष हार्मोन तथा टेस्टोस्टेरोन का स्राव प्रारंभ कर देता है। यह लड़कों में परिवर्तन का कारक है जिनके बारे में आपने अभी भी पढ़ा है। उदाहरण के लिए चेहरे के बालों का आना लड़कियों में यौवन आरंभ के साथ ही अंडाशय स्त्री हार्मोन अथवा एस्ट्रोजन उत्पादित करना प्रारंभ कर देता है जिससे स्तन विकसित हो जाते हैं। दुग्ध स्रावित ग्रंथियां अथवा दुग्ध ग्रंथियां स्तन के अंदर विकसित होती है। इन हार्मोनों के उत्पादन का नियंत्रण एक अन्य हार्मोन द्वारा किया जाता है जो पीयूष ग्रंथि अथवा पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा स्रावित किया जाता है। जनन प्रक्रिया प्रारंभ करने में हार्मोन की भूमिका। अंतःस्रावी ग्रंथियां हार्मोन रुधिर प्रवाह में स्रावित करती है जिससे वह शरीर के विशिष्ट भाग अथवा लक्ष्य स्थल तक पहुंच सकते हैं। लक्ष्य स्थल हार्मोन के प्रति अनुक्रिया करते हैं। हमारे शरीर में अनेक अंतःस्रावी ग्रंथियां वृषण एवं अंडाशय लैंगिक हार्मोन स्रावित करते हैं। आपने अभी अभी पढ़ा है कि यह हार्मोन गौण लैंगिक लक्षणों के लिए उत्तरदायी है। लैंगिक हार्मोन भी पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन के नियंत्रण में है। पीयूष ग्रंथि अनेक हार्मोन स्रावित करती है। उनमें से एक हार्मोन है अंडाशय में अंडाणु एवं वृषण में शुक्राणु परिपक्व होने को नियंत्रित करता है। पीयूष ग्रंथि से स्रावित हार्मोन जनन अंगों टेस्टोस्टेरोन पुरुष नर में तथा एस्ट्रोजन स्त्रियों में स्रावित करने के लिए उद्दीपित करता है। रुधिर प्रवाह में स्रावित किया जाता है तथा शरीर के विभिन्न भागों लक्ष्य स्थल तक पहुंचता है। यौवन आरंभ के समय शरीर में परिवर्तनों की उद्दीपित करता है। यौवन आरंभ में शारीरिक परिवर्तन हार्मोन द्वारा नियंत्रित होते हैं। पहेली और बूझो अब समझ गए हैं कि यौवन आरंभ व्यक्ति में जनन अवधि का प्रारंभ जब व्यक्ति जनन की क्षमता प्राप्त करता है, परंतु वे जानना चाहते हैं कि क्या जनन काल एक बार प्रारंभ होने के बाद जीवन पर्यंत तक चलता रहता है या कभी समाप्त होता है। मानव में जनन काल की अवधि। जब किशोरों के वृषण अंडाशय युग्मक उत्पादित करने लगते हैं तब वे जनन योग्य हो जाते हैं। युग्मक की परिपक्वता की उत्पादन क्षमता पुरुषों में स्त्रियों की अपेक्षा अधिक अवधि तक रहती है। स्त्रियों में जनन अवस्था का प्रारंभ होना 10 से 12 वर्ष की आयु से हो जाता है तथा सामान्यतः 45 से 50 वर्ष की आयु तक चलता रहता है। यौवन आरंभ होने पर अंडाणु परिपक्व होने लगते हैं। अंडाशयों में एक अंडाणु परिपक्व होता है तथा लगभग 28 से 30 दिनों के अंतराल पर किसी एक अंडाशय द्वारा निर्मोचित होता है। इस अवधि में गर्भाशय की दीवार मोटी हो जाती है जिससे वह अंडाणु के निषेचन के पश्चात युग्मनज को ग्रहण कर सके, जिसके फलस्वरूप गर्भधारण होता है। यदि अंडाणु का निषेचन नहीं हो पाता तब उस स्थिति में अंडाणु तथा गर्भाशय का मोटा स्तर उसकी रुधिर वाहिकाओं सहित निस्तारित हो जाता है। इससे स्त्रियों में रक्त स्राव होता है जिसे ऋतुस्राव अथवा रजोधर्म कहते हैं। ऋतुस्राव लगभग 28 से 30 दिनों में एक बार होता है। पहला ऋतुस्राव यौवन आरंभ होने पर होता है जिसे रजोदर्शन कहते हैं। लगभग 45 से 50 वर्ष की आयु में ऋतुस्राव होना रुक जाता है। ऋतुस्राव रुक जाने के रजोनिवृत्ति कहते हैं। प्रारंभ में ऋतुस्राव चक्र अनियमित हो सकता है तथा उसके नियमित होने में कुछ समय लग सकता है। पहली कहती है कि स्त्रियों में जनन काल की अवधि रजोदर्शन रजोनिवृत्ति तक होती है। यह क्या वह सही है? ऋतुस्राव चक्र का
नियंत्रण हार्मोन द्वारा होता है। इस चक्र में अंडाणु का परिपक्व होना, इसका निर्मोचन, गर्भाशय की दीवार का मोटा होना, निषेचन न होने की स्थिति में उसका टूटना शामिल है। यदि अंडाणु का निषेचन हो जाता है तो वह विभाजन करता है तथा गर्भाशय में विकास के लिए स्थापित हो जाता है, जैसा कि आप पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं। संतति का लिंग निर्धारण किस प्रकार होता है? मैंने अपनी माँ और चाची को बातें करते सुना है कि मेरी चचेरी बहन का होने वाला बच्चा लड़का होगा या लड़की। मुझे जानने की उत्सुकता है कि इस बात का निर्धारण कैसे होता है कि निषेचित अंडाणु में लड़के अथवा लड़की में विकसित होगा। लड़का तथा लड़की, निषेचित अंडाणु तथा युग्मनज में जन्म लेने वाले शिशु के लिंग निर्धारण का संदेश होता है। यह संदेश निषेचित अंडाणु में धागे सी संरचना अर्थात गुणसूत्रों में निहित होता है। अर्थात अध्याय 8 का स्मरण कीजिए कि गुणसूत्र प्रत्येक कोशिकाओं के केंद्रक में उपस्थित होते हैं। सभी मनुष्य की कोशिकाओं के केंद्रक में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। इनमें से 2 गुणसूत्र जोड़ी लिंग सूत्र, जिन्हें एक्स और वाई कहते हैं। स्त्रियों में 2 एक्स गुणसूत्र होते हैं, जबकि पुरुषों में एक एक्स तथा एक वाई गुणसूत्र होता है। युग्मक अंडाणु तथा शुक्राणु में गुणसूत्रों का एक जोड़ा होता है। अनिषेचित अंडाणु में सदैव एक एक्स गुणसूत्र होता है, परंतु शुक्राणु 2 प्रकार के होते हैं, जिनमें एक प्रकार में एक्स गुणसूत्र एवं दूसरे प्रकार में वाई गुणसूत्र होता है। चित्र को देखिए। जब एक्स गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडाणु को निषेचित करता है तो युग्मनज में 2 एक्स गुणसूत्र होते हैं तथा मादा शिशु में विकसित होगा। यदि अंडाणु को निषेचित करने वाले शुक्राणु में वाई गुणसूत्र है तो वह युग्मनज नर शिशु में विकसित होगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, शुक्राणु ये क्या वाई एक्स और एक्स है, तो ये क्या होता है, यहाँ पर नर में विकसित होगा और यहाँ पर क्या होगा, ये मादा में विकसित होगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब आप जान गए होंगे कि जन्म से पूर्व शिशु के लिंग का निर्धारण उसके पिता के लिंग गुणसूत्रों द्वारा किया जाता है। यह धारणा कि बच्चे के लिंग के लिए उसकी मां उत्तरदायी है पूर्णतः निराधार है एवं अन्याय संगत है। लिंग हार्मोन के अतिरिक्त अन्य हार्मोन। चित्र 10.3 में पुनः अवलोकन कीजिए। पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन जनन अंगों को उनके हार्मोन उत्पन्न करने के लिए उद्दीपित करते हैं। आप पढ़ ही चुके हैं कि पीयूष ग्रंथि एक अंतःस्रावी ग्रंथि है जो मस्तिष्क से जुड़ी होती है। पीयूष ग्रंथि वृषण एवं अंडाशय के अतिरिक्त हमारे शरीर में थायराइड, अग्नाशय एवं एड्रिनल अधिवृक्क जैसी कुछ अंतःस्रावी ग्रंथियां भी है। जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, ये हमारी कौन सी ग्रंथि है, मस्तिष्क में पीयूष ग्रंथि, और यहाँ पर थायराइड ग्रंथि होती है, एड्रिनल ग्रंथि, और ये क्या होता है, अग्नाशय। और यहाँ पर देखते हैं हम स्त्रियों में यहाँ पर क्या होता है, अंडाशय की स्थिति, और यहाँ पर पुरुषों में क्या होता है, वृषण। मनुष्य के शरीर में अंतःस्रावी ग्रंथियों की स्थिति हम बता रहे हैं। बूझो और पहेली को याद है कि एक बार जब वह अपनी डॉक्टर बुआ के यहाँ गए थे, तब उन्होंने वहाँ काका नाम के एक लड़के को देखा था जिसका गला बहुत फूला हुआ एवं उभरा हुआ था। उनकी बुआ ने उन्हें बताया कि काका गोइटर नामक व्याधि से ग्रस्त थे, जो थायराइड ग्रंथि का रोग है। काका की थायराइड की ग्रंथि थायरोक्सिन हार्मोन का उत्पादन नहीं कर रही थी। उनकी बुआ ने यह भी बताया कि उनके फूफाजी मधुमेह से पीड़ित थे, क्योंकि उनका अग्नाशय इंसुलिन हार्मोन का उत्पादन पर्याप्त मात्रा में नहीं कर रहा है। बूझो एवं पहेली ने उनके दवाखाने में टांगे चार्ट में दर्शाए कि एड्रिनल ग्रंथि के विषय में पूछा। उनकी बुआ ने उन्हें बताया कि एड्रिनल ग्रंथि ऐसे हार्मोन स्रावित करती है जो रुधिर में नमक की मात्रा को संतुलित करता है। एड्रिनेलिन नामक हार्मोन का स्रावण भी करती है। एड्रिनेलिन क्रोध, चिंता एवं उत्तेजना की अवस्था में तनाव के संयोजन का कार्य करती है। थायराइड एवं एड्रिनल ग्रंथि पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन के माध्यम से प्राप्त संदेश के अनुसार ही अपने हार्मोन का अंतःस्रावण करती है। पीयूष ग्रंथि वृद्धि हार्मोन में भी स्रावित करती है, जो व्यक्तियों की समान वृद्धि के लिए आवश्यक है। क्या अन्य जंतुओं में भी हार्मोन स्रावित होते हैं? क्या जनन प्रक्रिया में उनका कोई योगदान है? कीट एवं मेंढक के जीवन चक्र पूर्ण करने में हार्मोन का योगदान। आप रेशम के कीट एवं मेंढक के जीवन चक्र के विषय में तो पढ़ ही चुके हैं। इल्ली को वयस्क सलभ बनाने तक अनेक चरणों में गुजरना पड़ता है। कक्षा 7वीं में पढ़े रेशम के कीट के जीवन चक्र का स्मरण कीजिए। इसी प्रकार टेडपोल को भी वयस्क मेंढक बनाने के लिए अनेक चरणों से गुजरना पड़ता है। लार्वा से वयस्क बनने के इस परिवर्तन को कायांतरण कहते हैं। कीटों में कायांतरण का नियंत्रण कीट हार्मोन द्वारा होता है।
मेंढक में थायराइड द्वारा स्रावित हार्मोन थायरोक्सिन इसका नियमन करता है। थायरोक्सिन के उत्पादन के लिए जल में आयोडीन की उपस्थिति आवश्यक है। यदि जल में जिसमें टेडपोल वृद्धि कर रहे हैं पर्याप्त मात्रा में आयोडीन नहीं है तो टेडपोल वयस्क मेंढक में परिवर्धित नहीं हो सकते। यदि व्यक्ति के आहार में पर्याप्त आयोडीन न हो तो क्या उन्हें थायरोक्सिन की कमी के कारण गोइटर हो जाएगा। क्रियाकलाप 10.3 किसी पत्रिका अथवा डॉक्टर के सूचना एकत्र आयोडीन युक्त नमक के उपयोग पर एक नोट तैयार कीजिए। आप इसकी जानकारी इंटरनेट पर देख सकते हैं। जननात्मक स्वास्थ्य व्यक्ति का कायिक एवं मानसिक विसंगति मुक्त होना उस व्यक्ति का स्वास्थ्य कहलाता है। किसी भी आयु के शरीर के व्यक्ति के शरीर को स्वस्थ रखने के लिए उसे संतुलित आहार की आवश्यकता होती है। व्यक्ति को व्यक्तिगत अस्वच्छता एवं सफाई का नियमित रूप से पालन एवं पर्याप्त शारीरिक व्यायाम भी करना चाहिए। किशोर अवस्था में जब शरीर में वृद्धि करता है तो उपरोक्त बातें और भी अधिक आवश्यक हो जाती है। किशोर की पोषण आवश्यकताएं। किशोर अवस्था तीव्र वृद्धि एवं विकास की अवस्था है, अतः किसी भी किशोर को आहार नियोजन अत्यंत सावधानी पूर्वक करना चाहिए। आप पढ़ ही चुके हैं कि संतुलित आहार क्या है। स्मरण कीजिए कि संतुलित आहार का अर्थ है भोजन में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन एवं खनिज का पर्याप्त मात्रा में समावेश। हमारा भारतीय भोजन जिसमें रोटी, चावल, दाल एवं सब्जियां होती एक संतुलित आहार है। दूध अपने आप में संतुलित भोजन है। फल भी हमें पोषण देते हैं। शिशुओं को माँ के दूध में संपूर्ण पोषण मिलता है जिसकी उन्हें जरूरत है। लौह आयरन तत्व रुधिर का निर्माण करता है तथा लौह प्रचुर खाद्य जैसे कि पत्तीदार सब्जियां, गुड़, मांस, संतरा, आंवला इत्यादि किशोर के लिए अच्छे खाद्य हैं। अपने दोपहर एवं रात्रि के भोजन के खाद्य पदार्थों की जांच कीजिए। क्या भोजन संतुलित एवं पोषक है? क्या इसमें ऐसे खाद्यान्न सम्मिलित है जो ऊर्जा प्रदान करते हैं? क्या इनमें दूध, मांस, नट एवं दालें भी शामिल है जो वृद्धि हेतु प्रोटीन प्रदान करते हैं? क्या इसमें वसा एवं शक्कर भी शामिल है जो ऊर्जा प्रदान करते हैं? फल एवं सब्जियों का क्या स्थान है जो रक्षी भोजन है? चिप्स तथा पैक किए हुए अथवा डिब्बा बंद खाद्य यद्यपि स्वादिष्ट होते हैं परंतु उन्हें नियमित भोजन के स्थान पर नहीं खाना चाहिए क्योंकि उनमें पोषक मात्रा नहीं होती है। क्रियाकलाप 10.4 अपने मित्रों के साथ एक समूह बनाइए। उन खाद्य पदार्थों के नाम लिखिए जो आपने पिछले दिन, कल नाश्ते, दोपहर के भोजन और रात्रिकालीन भोजन में खाए थे। उन खाद्य पदार्थों की पहचान कीजिए जो समुचित वृद्धि के लिए उत्तरदायी है। जंक फूड की पहचान कीजिए जो आपने पिछले दिने खाए थे। जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं 10.5 चित्र 10.6 के प्रेरणा लेकर चार्ट अथवा पोस्टर बनाकर अपनी कक्षा में लगाइए जिससे आप किशोर की आहार संबंधित आवश्यकताओं के प्रति सचेत रहें। इसके लिए अपनी रचनात्मक शक्ति का प्रयोग कर इसे विज्ञापन के रूप में भी प्रदर्शित कर सकते हैं। आप इस विषय पर प्रतियोगिता का आयोजन भी कर सकते हैं। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं क्या है, मांस दिया हुआ है हमको, यहाँ पर सब्जियाँ, दूध और अंडे, यहाँ पर फल और फल के साथ में यहाँ पर हमें कुछ खाद्यान्न दिए गए हैं। भोजन के पोषक पदार्थ हैं। व्यक्तिगत स्वच्छता। प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन एक बार स्नान करना चाहिए। यह किशोरों के लिए भी आवश्यक है क्योंकि श्वेत ग्रंथियां अधिक क्रियाशीलता के कारण शरीर से गंध आने लगती है। शरीर के सभी भागों को स्नान करते समय भली प्रकार धोकर करना चाहिए। यदि सफाई नहीं रखी गई तो जीवाणु संक्रमण होने का खतरा रहता है। लड़कियों को ऋतुस्राव के समय सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। उन्हें अपने ऋतुस्राव चक्र का ध्यान रखते हुए ऋतुस्राव के लिए तैयार रहना चाहिए। हमेशा साथ में सैनिटरी नैपकिन अथवा घर पर तैयार किए गए कपड़े के पैड इत्यादि का उपयोग करें। आवश्यकता अनुसार 4 से 5 घंटे में नैपकिन अथवा घर पर तैयार किया गए पैड को बदलें। शारीरिक व्यायाम। ताजी हवा में टहलना एवं खेलना शरीर को चुस्त और स्वस्थ रखता है। सभी युवा किशोर लड़के एवं लड़कियों को टहलना, व्यायाम करना एवं बाहर खेलना चाहिए। भारतीय एवं असत्य अवधारणाएं करें या ना करें। अध्याय 9 में एवं अध्याय में आपने मनुष्य के जन्म संबंधित वैज्ञानिक तत्व एवं सिद्धांतों के विषय में पढ़ा। ऐसी बहुत सी असत्य अवधारणाएं प्रचलित है जिन्हें आपको जानकर किशोर होने के नाते छोड़ना चाहिए। उदाहरण के लिए किशोरों के शारीरिक परिवर्तन संबंधित अनुभव को लेकर अनेक भ्रांतियां एवं असत्य अवधारणाएं हैं। इनमें से कुछ को नीचे दिया जा रहा है। आप इस संबंध में तर्क प्रस्तुत कर सकते हैं या मिथ अथवा असत्य धारणा जिनका कोई आधार नहीं है। पहला है, ऋतुस्राव के समय यदि कोई लड़की किसी लड़के को देखती है तो वह गर्भवती हो जाती है। सेकंड, संतान के लिंग के लिए उसकी माँ उत्तरदायी होती है। तीसरा है, ऋतुस्राव की अवस्था में लड़की का रसोई का काम करना निषिद्ध है। आपको ऐसे अन्य अनेक कथन या मिथ मिलेंगे जिनका कोई आधार नहीं है। उनको उखाड़ फेंकिए और छोड़ दीजिए।
क्रियाकलाप 10.6 अपनी कक्षा में उन सहपाठियों के आंकड़े एकत्र कीजिए जो नियमित रूप से व्यायाम करते तथा उनके आंकड़े भी एकत्र कीजिए जो व्यायाम नहीं करते। क्या आपको उनकी चुस्ती एवं स्वास्थ्य में कोई अंतर दिखाई देता है? नियमित व्यायाम के लाभ एक रिपोर्ट तैयार कीजिए। अब देखेंगे नशीली दवाओं का ड्रग्स का निषेध। किशोर अवस्था व्यक्ति के शारीरिक एवं मानसिक रूप से अधिक सक्रियता का समय है जो वृद्धि काल का एक सामान्य भाग है। अतः भ्रमित अथवा असुरक्षित न महसूस करें। यदि कोई व्यक्ति आपको यह बताता है कि किसी ड्रग नशीली दवा के सेवन से आप अच्छा अथवा तनाव मुक्त महसूस करेंगे तो आपको इसके लिए ना ही करना चाहिए जब तक यह दवा डॉक्टर द्वारा ना दी गई हो। ड्रग्स नशीले पदार्थ जिनकी लत पड़ जाती है, यदि आप इन्हें एक बार लेते हैं तो आपको इन्हें बार बार लेने की इच्छा होती है, परंतु कालांतर में यह हानिकारक है। यह स्वास्थ्य एवं खुशी दोनों को ही बर्बाद कर देता है। आपने एड्स के विषय में तो अवश्य ही सुना होगा। HIV नामक खतरनाक विषाणु वायरस द्वारा होता है। यह वायरस एक पीड़ित व्यक्ति में स्वस्थ व्यक्ति में ड्रग के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सीरीज द्वारा भी हो सकता है। वायरस का संक्रमण दूसरे माध्यमों से जैसे कि पीड़ित रोगी मां से दूध द्वारा उसके शिशु में हो जाता है। HIV से पीड़ित व्यक्ति के साथ लैंगिक संपर्क स्थापित करने द्वारा भी इस रोग का संक्रमण हो सकता है। किशोर द्वारा गर्भाशय गर्भधारण। आप संभवतः जानते होंगे कि हमारे देश में विवाह की विधि संगत कानूनी आयु लड़कियों की 18 वर्ष एवं लड़कों की 21 वर्ष है। इसका कारण है कि टीन आयु किशोर लड़कियों मां शारीरिक एवं मानसिक रूप से मातृत्व के लिए तैयार नहीं होती। बाल विवाह, कम उम्र में विवाह तथा मातृत्व से मां एवं संतान दोनों में ही स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। इससे युवा स्त्रियों के लिए व्यवसाय के अवसरों में भी कमी आती है क्योंकि वे मातृत्व की जिम्मेदारी उठाने के लिए सक्षम नहीं होते, अतः वे मानसिक पीड़ा से ग्रस्त रहती है। अब हमें यहाँ कुछ प्रमुख शब्द दिए। एडमस एप्पल, किशोर अवस्था, एड्रीनेलिन, संतुलित आहार, अंतःस्रावी ग्रंथियां, एस्ट्रोजन हार्मोन, इंसुलिन, पीयूष ग्रंथि, यौवन आरंभ, जननात्मक स्वास्थ्य, गोड़ लैंगिक लक्षण, लिंग, गुणसूत्र, लक्ष्य स्थल, टेस्टोस्टेरोन, थायरोक्सिन्स, स्वर यंत्र। अब हम देखते हैं हमने इस चैप्टर में क्या सीखा। यौवन आरंभ होने पर व्यक्ति के जनन के सक्षम हो जाता है। 11 वर्ष की आयु से 19 वर्ष की आयु तक अवधि किशोर अवस्था कहलाती है। यौवन आरंभ होने का प्रारंभ होने पर जनन अंगों में वृद्धि होती है तथा शरीर के विभिन्न स्थानों पर बाल आने लगते हैं। लड़कियों में स्तन विकसित हो जाते हैं तथा लड़कों के चेहरे एवं दाढ़ी मूछें आ जाती है। किशोर अवस्था में स्वर यंत्र की वृद्धि होने के कारण लड़कों की आवाज फटने लगती है। किशोर अवस्था में लंबाई में वृद्धि होती है। यौवन आरंभ एवं जनन अंगों का परिपक्व होना हार्मोन द्वारा नियंत्रित होता है। हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित पदार्थ रुधिर में सीधे पहुंचते हैं। पीयूष ग्रंथि हार्मोन स्रावित करते हैं जैसे कि वृद्धि हार्मोन तथा अन्य ग्रंथियां वृषण, अंडाशय, थायराइड तथा एड्रिनल को हार्मोन स्रावित करने के लिए उद्दीपित करते हैं। अग्नाशय इंसुलिन का थायराइड, थायरोक्सिन तथा एड्रीनेलिन हार्मोन का उत्पादन करते हैं। टेस्टोस्टेरोन नर हार्मोन तथा एस्ट्रोजन मादा हार्मोन गर्भाशय की दीवार निषेचित अंडाणु युग्मनज को ग्रहण करने के लिए अपने आप को तैयार करती है। निषेचन न होने की स्थिति में गर्भाशय की दीवार की आंतरिक सतह निस्तारित होकर शरीर से बाहर रक्त के साथ प्रवाहित हो जाती है। इसे ऋतुस्राव अथवा रजोधर्म कहते हैं। आज जन्मे शिशु का लिंग निर्धारण इस बात पर निर्भर करता है कि युग्मनज एक्स गुणसूत्र है अथवा XY गुणसूत्र। किशोर अवस्था में संतुलित आहार करना, व्यक्तिगत स्वच्छता का पालन करना महत्वपूर्ण है। अब हमें यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए, इन क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। उम्मीद है जो हमारा आज का चैप्टर आपको अच्छा लगा। अगर हमारा आज का चैप्टर आपको अच्छा लगा है तो इसी तरह की अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ओके, थैंक यू सो मच।